नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव और कंटेम्प्रेरी टॉपिक जो कि है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में ISWD कहेंगे। दोस्तों, पानी भारत में सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बल्कि ये जीवन, लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और रीजनल हार्मोनी की बैकबोन है। यही कारण है जब भी स्टेट्स के बीच पानी को लेकर विवाद खड़ा होता है तो उसका असर केवल दो राज्यों पर नहीं बल्कि पूरे फेडरल स्ट्रक्चर और कोऑपरेटिव स्पिरिट जो है उसके ऊपर पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं ये टॉपिक न्यूज़ में कैसे है। दोस्तों, हाल ही में रावी और ब्यास वाटर ट्राइब्यूनल, जिसे 1986 में सेटअप किया गया था, उसे 1 और साल का एक्सटेंशन दिया गया है ताकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच वाटर शेयरिंग इशू को रिजोल्व किया जा सके। इसी के साथ सेंटर ने एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी अनाउंस की है जो PBLB और उससे जुड़ी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के डिस्प्यूट को स्टडी करेगा। इसके अलावा ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने भी सिग्नल किया है कि वे अपने महानदी वाटर डिस्प्यूट को एम्बिकेबली यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग के जरिए सेटल करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल दिखाते हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आज भी एक्टिव है और रिजोल्यूशन की प्रोसेस अक्सर बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों, वाटर डिस्प्यूट्स कोई नई नहीं है। कॉलोनियल पीरियड से ही ऐसे डिस्प्यूट एग्जिस्ट करते आए हैं। सबसे पुराना और सबसे वेल नोन डिस्प्यूट है कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी और प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर के बीच शुरू हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लागू हुआ और स्टेट्स लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पर बनाए गए तो एक ही रिवर बेसिन कई स्टेट्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक नदी पर मल्टीपल गवर्नमेंट्स का अधिकार बन गया और यहीं से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का जो कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट होता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये डिस्प्यूट क्यों होता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है एसिमेट्रिक एक्सेस ऑफ वाटर। अपस्ट्रीम यानी अपर रिपेरियन स्टेट्स हमेशा ज़्यादा एडवांटेज में रहते हैं क्योंकि नदी सबसे पहले उन्हीं के रीजन से गुजरती है। वे चाहे तो डैम्स, बैराजेस या कैनाल्स बनाकर पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी लोअर रिपेरियन को कम पानी दे सकते हैं। दूसरा कारण है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। जब स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाए गए तो रिवर बेसिन को ध्यान में नहीं रखा गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक ही नदी अब 2, 3 या 4 स्टेट के अंदर बट गई है और हर स्टेट ने उस पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, जो तीसरा फैक्टर है वो है राइजिंग डिमांड। पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के एक्सपेंशन ने पानी की डिमांड कई गुना बढ़ा दी। दोस्तों, एग्रीकल्चर इरिगेशन अलोन वो इंडिया के 80% फ्रेश वाटर को कंज्यूम करता है। ऐसे में कंपटीशन का होना एक नेचुरल बात है। और जो चौथा कारण है वो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जब एक स्टेट डैम या कैनाल बनाती है तो उसका असर दूसरे स्टेट्स पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए कावेरी डिस्प्यूट, जहां कर्नाटक के अंदर बनाए गए रिजर्वोयर्स का असर तमिलनाडु के इरिगेशन पर पड़ता है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है नर्मदा डिस्प्यूट, जब मल्टीपल स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सारे स्टेट आपस में भिड़ते हैं। और दोस्तों, फिफ्थ जो रीजन है वो है फ्रेगमेंटेड वाटर गवर्नेंस। यूनियन गवर्नमेंट के पास वाटर डिस्प्यूट रिजोल्व करने का स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है। स्टेट भी जो है अक्सर साइंटिफिक और कोऑपरेटिव अप्रोच अडॉप्ट करने के बजाय पॉलिटिकल और एडवर्सियल अप्रोच ले लेते हैं। और दोस्तों, छठा जो मेजर कारण है वो है डेटा इशू। डेटा को लेकर आज तक कोई यूनिफॉर्म सिस्टम ही नहीं है जो रिवर फ्लो, वाटर अवेलेबिलिटी और साइंटिफिक तरीके से इसको मेजर कर पाए। हर स्टेट अपने हिस्से से डेटा कलेक्ट करती है और अक्सर एग्जाजरेटेड या मैनिपुलेटेड फिगर्स प्रेजेंट कर देती है ताकि अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। दोस्तों, अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कानून इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 262, इसके तहत पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए कानून बना सकता है। और एक खास बात, अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट इन डिस्प्यूट्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसी आधार को लेकर 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स बनाए गए। पहला है रिवर बोर्ड एक्ट 1956। इसके तहत यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स की कंसल्टेशन से रिवर बेसिन बोर्ड बना सकती है ताकि रेगुलेशन और डेवलपमेंट हो सके। लेकिन प्रैक्टिकली ये एक्ट जो है काफ़ी रेयरली यूज हुआ। दूसरा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इसके तहत पार्लियामेंट ट्राइब्यूनल्स बना सकता है। ट्राइब्यूनल का डिसीजन एक बार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जितना बाइंडिंग हो जाता है।
दोस्तों इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में भी वाटर से जुड़े सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 56 के अंदर लिखा हुआ है कि यूनियन इंटर स्टेट रिवर्स को रेगुलेट और डेवलप कर सकता है। और दोस्तों स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 17 में वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल्स, एम्बैंकमेंट्स, स्टोरेज और पावर को रखा गया है। दोस्तों अब देखते हैं चैलेंजेस को, क्यों ये डिस्प्यूट्स इतने लंबे चलते हैं। दोस्तों पहला चैलेंज है डिलेज। तो दोस्तों ट्राइब्यूनल बनाने में, अवार्ड देने में और उसे नोटिफाई करने में बहुत समय लग जाता है। अवार्ड देने का मतलब यहाँ मेरा ट्राइब्यूनल द्वारा फाइनल डिसीजन या आदेश सुनाना, यानी ये तय करना कि किन राज्यों को कितनी मात्रा में पानी मिलेगा और किन नियमों के अनुसार उसका बंटवारा होगा। तो दोस्तों ट्राइब्यूनल बनता है राज्यों के बीच पानी का झगड़ा सुलझाने के लिए, और लंबी सुनवाई के बाद ट्राइब्यूनल अपना अवार्ड देता है। यह एक तरह का कानूनी फैसला होता है। इसमें लिखा होता है कि किस राज्य को कितना टीएमसी पानी मिलेगा। यहाँ पे टीएमसी का मतलब है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, और ये पानी किस सीजन में कितना मिलेगा, ये सब जो है ट्राइब्यूनल के अवार्ड में लिखा होता है। और इसके अंदर ये भी लिखा होता है कि स्टेट्स को पालन करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होंगी। इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है नर्मदा केस, जिसमें अवार्ड आने में 9 साल लग गए थे। इसी तरह कावेरी ट्राइब्यूनल 1990 के अंदर बना, जबकि स्टेट दशकों से मांग कर रहे थे। दोस्तों दूसरा चैलेंज है पोलिटिसाइजेशन। स्टेट्स पानी को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करते हैं। इलेक्शन के समय डिस्प्यूट को हवा दी जाती है और जो इकोलॉजिकल या कम्युनिटी नीड्स हैं वो पीछे छूट जाती हैं। दोस्तों तीसरा चैलेंज है लैक ऑफ स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन। ट्राइब्यूनल में अक्सर फार्मर्स, लोकल कम्युनिटी और इंडिजीनियस ग्रुप्स की वॉइस इग्नोर हो जाती है, जबकि अल्टीमेटली इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इन्हीं पर होता है। और दोस्तों चौथा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन। टेक्निकली कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट बार बार ट्राइब्यूनल अवार्ड्स को इंटरप्रेट या मॉडिफाई करता है। इसका एग्जाम्पल है कावेरी डिस्प्यूट, जहां ट्राइब्यूनल ने 2007 में वर्डिक्ट दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अलोकेशन को मॉडिफाई कर दिया। दोस्तों अब देखते हैं कि सरकार ने अब तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019। इसमें कुछ की रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि ट्राइब्यूनल से पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज बनाई जाएंगी ताकि एम्बिकेबली सेटलमेंट पॉसिबल हो सके। एक सिंगल नेशनल ट्राइब्यूनल विद मल्टीपल बेंचेस बनाने का भी प्रपोजल है। अवार्ड को टाइम बाउंड बनाने का भी प्रोविजंस है। साथ ही एक सेंट्रल डेटा बैंक बनाने की बात की गई है, जिसमें सभी रिवर बेसिन्स का ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल हो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट है, वो है रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल 2018। ये बिल पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर जोर देता है। इसके तहत रिवर बेसिन अथॉरिटीज बनाने का प्रपोजल है, जो इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान्स बनाएंगे। और दोस्तों एक बहुत एम्बिटियस प्रोजेक्ट है, जो कि नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसका एम है सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी का ट्रांसफर करना। थ्योरेटिकली ये जो है डिस्प्यूट को कम कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें इकोलॉजिकल और डिस्प्लेसमेंट कंसर्न काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों अब सवाल आता है आगे का रास्ता क्या है। सबसे पहले हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा। सेंटर को न्यूट्रल मीडिएटर की तरह एक्ट करना चाहिए और स्टेट्स को कंसेंसस बनाने के लिए एनकरेज करना चाहिए। उसके अलावा हमें डायलॉग फॉर्म्स बनाने चाहिए, जैसे कि नीति आयोग या इंटर स्टेट काउंसिल के अंडर परमानेंट वाटर डिस्प्यूट फॉर्म बनाया जा सकता है। यहाँ पे स्टेट पॉलिटिकल स्पीचेस देने की बजाय साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा हमें पॉलिसी इंटरवेंशन करनी होगी। 1956 एक्ट को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि ट्राइब्यूनल्स एफिशिएंट बने और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है वो एनफोर्स की जा सके। दोस्तों उसके अलावा हमें डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना होगा। एक नेशनल डेटा बैंक बनाना होगा, जिसमें रिवर बेसिन्स का रियल टाइम डेटा एआई, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी से कंटिन्यूसली अपडेट होता रहे। इससे डिस्प्यूट्स फैक्चुअल बेसिस पर सोल्व होंगे, न कि इमोशनल बेसिस पर। उसके अलावा हमें स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट को प्रायोरिटी देनी होगी। कम्युनिटीज, फार्मर्स और लोकल बॉडीज को वाटर मैनेजमेंट में इंक्लूड करना होगा। जब लोकल पीपल डिसीजन मेकिंग में पार्ट बनेंगे तो डिस्प्यूट्स ऑटोमेटिकली कम हो सकते हैं। तो दोस्तों इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। यह सिर्फ पानी का मामला नहीं है, बल्कि लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी और पॉलिटिक्स सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट ने लोकल बॉडीज को एम्पावर किया, लेकिन जब तक रिवर्स के लिए इंटीग्रेटेड और कोऑपरेटिव मैकेनिज्म नहीं बनेगा, तब तक डिस्प्यूट चलते रहेंगे। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 और पंचायत राज रिफॉर्म्स की तरह ही आईएसडब्ल्यूडी का सॉल्यूशन भी है बैलेंस पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी। हमें साइंटिफिक डेटा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल अडॉप्ट करने होंगे। अगर ऐसा किया गया तो न केवल डिस्प्यूट्स कम होंगे, बल्कि पानी जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है, इक्विटेबल और सस्टेनेबल तरीके से सबको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।